नमस्कार नमस्कार सभी साथियों को। मैं राकेश चौहान एक बार फिर से आपका आपके अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द भीम एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज शिक्षक दिवस है, तो आप सभी को हमारे द भीम एजुकेशन परिवार की तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपने जो भी जिंदगी के अंदर ख्वाब सोचे हैं, खुदा उनको मुकम्मल करे। तो दोस्तों, कुछ दिनों से अपना टॉपिक चल रहा था भारतीय इतिहास का गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहारों की चर्चा कर रहे थे। इसी के अंतर्गत हमने जो गुर्जर प्रतिहारों की अनेक शाखाएं थी, उनमें से मांडोर की शाखा का अध्ययन कर लिया था। फिर बात रही कनौज की शाखा कि कनौज की शाखा किस प्रकार इस भारतीय राजनीति के अस्तित्व में आई थी, इसका संस्थापक कौन रहा था, कौन नागभट्ट प्रथम था, कौन नागभट्ट द्वितीय था, वत्सराज कौन था ना। इसके साथ साथ अपनों ने त्रिपक्षीय संघर्ष की भी चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे के पूरे सफर में ये त्रिपक्षीय संघर्ष बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो वत्सराज के समय शुरू हुआ था साथियों, वत्सराज के समय शुरू हुआ था, तब मैंने बताया था कि जो राष्ट्रकूट वंश है, कि जो ये अपने भारत की लोकेशन है, ये दक्षिणी भारत की इस तरफ जो पूर्वी भारत पड़ता है, यहाँ पे पाल वंश राज्य कर रहा था। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार थे ही, और यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश था, राष्ट्रकूट वंश था। तो मैंने बताया था कि जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष है दोस्तों आपका, ये वत्सराज के समय शुरू हुआ था। वत्सराज के समय लगभग 782 ईस्वी के अंदर शुरू हुआ था। फिर मैंने बताया कि इस समय 752 ईस्वी के अंदर जो वर्धन वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक था यशोवर्धन, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जो आगे जो चक्रा युद्ध है, इंदिरा युद्ध है, इनको लेकर मतभेद हुए। पाल और राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों के मध्य एक त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हो चुका था। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने वत्सराज का संघर्ष पढ़ लिया कि वत्सराज का किन शासकों के साथ संघर्ष हुआ था। फिर अपनों ने आगे चलकर नागभट्ट द्वितीय की बात कर ली। नागभट्ट द्वितीय के बाद में एक अयोग्य शासक रामभद्र। अब यहीं से शुरू करते हैं दोस्तों, रामभद्र से। उसके बाद में जो अगला शासक बना वो था दोस्तों आपका रामभद्र। रामभद्र रामभद्र एक अयोग्य शासक था। इसका जो टाइम पीरियड है वो 833 ईस्वी से लेकर 836 तक रहा था। कोई बड़ा नाम नहीं है, तो इसलिए कोई कोई बड़ी चर्चा भी इस पर नहीं करेंगे दोस्तों। तो इसने इसके समय क्या था, जो राष्ट्रकूट वंश था, राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था वो था अमोधवर्ष। अमोधवर्ष प्रथम, अमोधवर्ष प्रथम। इसमें पाल वंश का शासक देवपाल था, देवपाल। और गुर्जरों का कौन आ गया, राम भद्र आ गया दोस्तों। तो रामभद्र जो शासक था वह बड़ा ही अयोग्य शासक था, यानी ज्यादा वीर नहीं था। और जो अमोद वर्ष प्रथम है, इसने एक इसका एक शिलालेख है, ताम्रपत्र है, सज्जन ताम्रपत्र, जो अपने को इस त्रिपक्षीय संघर्ष की पूरी जानकारी प्राप्त देती है। सज्जन ताम्रपत्र नाम का एक इसका अभिलेख है, किसका, अमोद वर्ष प्रथम का। ठीक है दोस्तों। तो अब थोड़ी सी कहानी सुनना। भी अमोद वर्ष प्रथम है, वो अपने ही राज्य में उलझ कर रह गया, ना कनौज पर आक्रमण कर सका, न कोई और। फिर बात रही रामभद्र की। रामभद्र एक अयोग्य शासक था, बिल्कुल कोई ज्यादा वीर नहीं था। तो इसका फायदा उठाया किसने, देवपाल ने। देवपाल ने पूरे के पूरा जो उत्तर भारत था उस पर अपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था, क्योंकि जो इसके विरोधी जो शासक थे वो कमजोर थे या अपनी समस्या में उलझ कर रह गए थे। तो इसने इसका फायदा उठाकर पूरे के पूरे उत्तर भारत के अंदर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने की बड़ी ही शानदार चेष्टा की थी। और आगे जा चलकर रामभद्र ने अप्पा देवी से विवाह किया। अप्पा देवी, अप्पा देवी से विवाह किया, और रामभद्र और अप्पा देवी के संयोग से एक संतान उत्पन्न हुई दोस्तों, जिसका नाम था महिर भोज। महिर भोज या राजा भोज एक ही बात है। महिर भोज बड़ा ही महान शासक है। गुर्जर प्रतिहारों का सबसे शानदार, शक्तिशाली और दानशील जो भी शासक कहूं तो वो महिर भोज था दोस्तों। रामभद्र और अप्पा देवी का पुत्र महिर भोज था। रामभद्र एक अयोग्य शासक था, तो इस महिर भोज ने अपने ही पिता की क्या कर दी साहब, हत्या कर दी। हत्या कर दी। पिता की हत्या करने वाले वालों को अपने क्या कहते हैं, पितृहंता।
तो साहब गुर्जर प्रतिहारों का जो पितृहंता है, गुर्जर प्रतिहारों का जो पितृहंता है वो कौन है? महिर भोज या राजा भोज। तो ये महान कैसे हुआ, की हत्या करने वाला महान कैसे हुआ? मैं बात कर रहा हूं दोस्तों महिर भोज की। तो महिर भोज के शासनकाल को गुर्जर प्रतिहारों का एक स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड कहा जाता है दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। अब अपना अगला शासक कौन बन गया? महिर भोज। महिर भोज ये पितृहंता शासक जरूर था। महिर भोज का जो टाइम पीरियड है वो 836 से लेकर 889 तक रहता है, 889 तक रहता है। इसमें राष्ट्रकूट का जो अगला शासक कौन बन गया दोस्तों? ध्रुव सेकंड। ध्रुव सेकंड आ गया। इधर देवपाल है, इधर रामभद्र की जगह कौन आ गया? अब भोज। रामभद्र की जगह राजा भोज शासक बन गया। अब इस भोज की कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं, उनकी चर्चा करते हैं। नंबर 1, महिर भोज को गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता राजा कहा जाता है साहब। महिर भोज के जो टाइम था, इसका जो टाइम शासनकाल था, इसको गुर्जर प्रतिहारों का, गुर्जर प्रतिहारों का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहारों का स्वर्ण काल। कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गुर्जर प्रतिहारों का जो गोल्डन पीरियड है, जो स्वर्ण काल है, वो किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो राजा भोज के काल को कहा जाता है। अब इस त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत लगभग ये यहाँ कर देगा, क्योंकि जितनी भी शक्तियां थी टकरा रही थी आपस में। तो इसने क्या किया, इस देवपाल और इस ध्रुव की संयुक्त सेना को इसने क्या कर दिया? हरा दिया। और अंतिम रूप से जो कन्नौज है, जिस कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, और अंतिम रूप से इसने इस कन्नौज पर क्या कर लिया साहब? अधिकार कर लिया। तो महिर भोज ने इस त्रिपक्षीय संघर्ष को कुछ हद तक समाप्त करके और कन्नौज पर अपनी क्या बना ली साहब? राजधानी बना ली। तो कन्नौज को राजधानी तो वैसे नागभट्ट सेकंड ने भी बनाया था, परंतु नागभट्ट सेकंड की वो राजधानी अस्थायी रही थी, ज्यादा समय तक नहीं चली। परंतु महिर भोज या राजा भोज ने इसको एक स्थायी राजधानी बना दिया। किसकी? गुर्जर प्रतिहारों की। तो साहब ये तो कुछ बातें थी गुर्जर प्रतिहारों की, इसमें जो अपना शासक आता है इसके बारे में। अब महिर भोज की क्या कुछ खास बातें हैं, अब थोड़ी सी वो उसकी चर्चा कर लेती हैं कि इसके टाइम पीरियड को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। महिर भोज, महिर भोज, मिहिर भोज या राजा भोज गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता था। इसके समय 851 ईस्वी के अंदर, इसके समय 851 ईस्वी के अंदर एक अरबी यात्री आया था जिसका नाम था साहब सुलेमान, जिसका नाम था सुलेमान। सुलेमान आया था और सुलेमान ने एक किताब लिखी थी। कौन सी साहब? किताब लिखी थी किताब उल ए सिंध। किताब उल ए सिंध नामक एक इसने पुस्तक लिखी थी सुलेमान ने। सुलेमान ने ये पुस्तक लिखी थी और इसने कहा था कि जो महिर भोज है ये अरबों का नाशक है, ये अरबों का नाशक है, इस्लाम का नाशक भी बताया इसको इस पुस्तक के अंदर। तो थोड़ी सी ये बात ध्यान रख लेना कि महिर भोज के समय जो अरबी यात्री है सुलेमान, वो आया था कहाँ पे? भारत आया था। इसने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम ये है दोस्तों। इसका एक, इसके समय एक बड़ी ही शानदार प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति की क्या हुई थी साहब? रचना हुई थी इसके समय। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी और ये ग्वालियर प्रशस्ति बड़ी ही महत्वपूर्ण है। ये पूरे के पूरे गुर्जर प्रतिहारों के वंश के बारे में अपने को जानकारी प्रदान करती है साहब। तो ग्वालियर प्रशस्ति की रचना भी महिर भोज के समय हुई थी। और एक यूपी के अंदर एक जगह है बेगरमा, बेगरमा, बेगरमा से अपने को एक अभिलेख मिला है और इस अभिलेख में महिर भोज को संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा गया है। इस अभिलेख में इसे संपूर्ण पृथ्वी का क्या कहा गया साहब? विजेता कहा गया है। संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा गया है किसको? महिर भोज को या राजा भोज को। किसके अनुसार? बेगरमा अभिलेख के अनुसार। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना इसके समय हुई थी। गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता था, इसका काल स्वर्ण युग था, सुलेमान आया था।
और इसने आखिरी रूप से राष्ट्रकूट और पाल की जो संयुक्त सेना थी इसको हराकर कनौज पर अपनी स्थायी राजधानी भी बना ली थी। अब दोस्तों, जो महिर भोज का विवाह हुआ था चंद्र भट्टारिका से, महिर भोज का विवाह चंद्र भट्टारिका से हुआ था और चंद्र भट्टारिका से एक संतान उत्पन्न हुई थी। चंद्र भट्टारिका और महिर भोज से एक संतान उत्पन्न हुई थी जिसका नाम है साहब महेंद्रपाल, जिसका नाम है महेंद्रपाल। तो जो अगला शासक है अपना वो कौन सा है? महेंद्रपाल। महेंद्रपाल, इसका शासन पीरियड कब से कब तक रहा था? तो इसका रहा था 889 से लेकर 1908 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। इसने गुर्जर प्रतिहारों की अगली जो सत्ता थी वो संभाली थी। इसकी एक बात ही ध्यान रखनी है, वो है कि महेंद्रपाल के जो राज दरबार के अंदर जो कवि विराजा करते थे उनका नाम था राजशेखर। बहुत बड़ा नाम है राजशेखर, कौन नहीं जानता राजशेखर को। राजशेखर महेंद्रपाल का विद्वान था। इसने बाल रामायण, बाल मीमांसा, बाल महाभारत भारत और एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम है कर्पूर मंजरी, जिसकी रचना राजशेखर ने अपनी पत्नी अवंती अवंती के कहने पर इस कर्पूर मंजरी ग्रंथ की रचना की थी। तो महेंद्रपाल जो महिर भोज और चंद्र भट्टारिका का पुत्र था, इसके दरबार में राजशेखर विराजा करते थे, जिसने बाल रामायण, बाल मीमांसा, बाल महाभारत जैसे महान महान ग्रंथों का अनुवाद किया था और अपनी पत्नी अवंती के कहने पर कर्पूर मंजरी जो बड़ा ही फेमस ग्रंथ है वो लिखा था किसने? राजशेखर ने। तो इसकी ये बातें थी महेंद्रपाल की। और महेंद्रपाल के आगे जाके दो पुत्र हुए। महेंद्रपाल के दो पुत्र हुए, कौन कौन से? एक का नाम था भोज, तो एक भोज पहले पढ़ चुकी हैं, तो ये भोज कौन सा हो गया? सेकंड। एक का नाम था महिपाल फर्स्ट, महिपाल फर्स्ट और भोज सेकंड। इसके दो पुत्र हुए थे। भोज ने 1908 से लेकर 908 से लेकर 913 तक क्या किया था? शासन किया था, कनौज की सत्ता संभाली थी। परंतु महिपाल फर्स्ट ने अपने भाई की हत्या कर 913 में स्वयं क्या बन गया साहब? राजा बन गया। 913 से 943 तक इसने कनौज की सत्ता संभाली थी। अब इसके समय भी एक काम याद रखना है, वो कौन सा काम है वो देखना भी। इसके समय 915 ईस्वी के अंदर क्या हो गया था? जो अपना त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, त्रिपक्षीय जो संघर्ष चल रहा था वो क्या हो गया? अब समाप्त हो गया। अंततः विजय किसकी हुई? विजय गुर्जर प्रतिहारों की हुई। परंतु आगे जाकर राष्ट्रकूट जो आगे शासक हैं वो कनौज पर अपना अधिकार कर लेते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या हुआ साहब? समाप्त हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष समाप्त हो गया, ठीक है, जो वसराज के समय चला आ रहा था। और इसके समय एक अरबी यात्री है, पहले भी आया था एक अरबी यात्री जिसका नाम सुलेमान था, और इसके समय एक अरबी यात्री आया था जिसका नाम है साहब अल मसूदी। अल मसूदी, इसके समय अल मसूदी आया था। कब? 915 ईस्वी के अंदर अल मसूदी आया था। इसकी क्या कुछ खास बातें हैं? इसकी खास बातें ये है कि जो अल मसूदी है, इसने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा है? जुर्ज कहा है। गुर्जर प्रतिहारों को जुर्ज कहा है और राजा को क्या कहा है? बोरा। राजा को क्या कहा है? बोरा। यानी गुर्जर प्रतिहारों को जुर्ज किसने कहा? अल मसूदी ने कहा। और राजा को क्या कहा? बोरा कहा। ये कुछ शब्दावलियां हैं जिनके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। महिपाल फर्स्ट राजा बना, 913 से 943 तक रहा था। इसके समय जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, ठीक है, वो समाप्त हो गया। और अल मसूदी आया था 915 में, इसने राजा को बोरा कहा है और गुर्जरों को क्या कहा है? जुर्ज कहा है। तो ये इसकी बातें थी। और महिपाल फर्स्ट ने परम भट्टारक, महाराजा धीराज,
महाराजा धीराज जैसी अनेक शक्तिशाली उपाधियां धारण की थी। इसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार कुछ किया था, परंतु ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाया और आगे जाकर इसकी क्या होगी साहब, मृत्यु हो गई। इसके बाद जो आगामी शासक थे वो बड़े ही निर्बल शासक हुए, जो गुर्जर प्रतिहारों के पतन का प्रमुख कारण रहे थे। क्योंकि जिस प्रकार की सत्ता अपने पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहारों की, कि नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड, वत्सराज, मयूरभोज जैसे महान महान शासक पढ़ते हैं, तो महेंद्रपाल फर्स्ट के बाद जितने भी शासक आए वो निर्बल थे, शक्तिहीन थे, जिसके चलते इस गुर्जर प्रतिहार की जो कनौज शाखा है इसका समापन होता गया। तो दोस्तों जो अपना अगला शासक बना वो था राज्यपाल। राज्यपाल राज्यपाल शासक बना था, कोई खास बात नहीं है, बड़ा ही निर्बल शासक था। इसके समय 1018 के अंदर मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था, भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और आक्रमण के डर से राज्यपाल गंगा के मैदान के पार भाग गया था, गंगा के पार के मैदान भाग गया था। इस समय जो चंदेल शासक था, चंदेल आगे एक वंश पढ़ेंगे, चंदेल शासक था विद्याधर चंदेल। विद्याधर चंदेल ने क्या किया, एक राजा का एक राजा थे आसपास के, इनका एक संगठन बनाकर इस निर्बल राज्यपाल की हत्या कर दी। और इसके जो अगला शासक था त्रिलोचनपाल, उसको क्या बना दिया साहब, अगला शासक बना दिया, क्योंकि ये कायर था। 1018 में मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण होता है, ये गंगा के मैदान से पार भाग जाता है, परंतु चंदेल शासक विद्याधर चंदेल ने एक राजा का संगठन बनाकर इस पर आक्रमण किया और इसको मार दिया। और जो अगला शासक बन गया अपना वो था त्रिलोचनपाल के समय भी 1019 के अंदर फिर गजनवी का आक्रमण होता है, ये भी इसमें हार जाता है, मारा जाता है। अब बात रही अंतिम शासक की, क्योंकि कोई भी राजवंश पढ़ लो उसका प्रथम और अंतिम शासक बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। और जो अंतिम शासक है उसका नाम है यशपाल। यशपाल गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम राजा, अंतिम शासक था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रश्न है ये अपने महिला सुपरवाइजर 2016 के अंदर पूछा जा चुका है कि गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक कौन था, वो यशपाल था। और 1093 के अंदर जो कनौज की गुर्जर प्रतिहार है, जो कनौज के गुर्जर प्रतिहार हैं, इनका क्या हो गया, अंत हो गया। यानी कनौज की जो गुर्जर प्रतिहार शाखा है इसका अंत हो गया। तो ये था अपना यशपाल और ये था अपना गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसकी चर्चा अपने पिछले 2 या 3 क्लासों में कर रहे थे। बड़ा ही महत्वपूर्ण वंश है। मंडोर की शाखा पढ़ी, मंडोर की शाखा के मोस्ट जो राजा थे उनका अध्ययन किया, उन्होंने क्या कुछ खास किया इसका भी अध्ययन कर लिया अपनों ने। बाकी बात रही कनौज की शाखा की, इसका भी अपनों ने एक बहुत बारीक अध्ययन कर लिया। इससे ज्यादा इस गुर्जर प्रतिहार वंश में कुछ नहीं बचा, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे इनकी चर्चा कर ली। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो जल्द ही आगे इस भारतीय इतिहास की कड़ी को इसी प्रकार लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको एक बार फिर से आपके शिक्षक दिवस, हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, धन्यवाद।